नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का एके मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं हूं आपका शिक्षक धनंजय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं सेल यानी कोशिका चैप्टर से महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी किताब से ली गई है और बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगिताओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी, एसएससी, यूपीसी, नेट, ये सब एग्जाम आवर में क्वेश्चन पूछी गई है। हर प्रश्न के साथ मैं आपका सही उत्तर और छोटा सा स्पष्टीकरण भी दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेल कोशिका चैप्टर का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवन का बाहरी आवरण, शरीर की संरचना और क्रिया की मूल इकाई, शरीर का सबसे बड़ा अंग, केवल पौधे में पाई जाने वाली संरचना। चलिए 2 सेकंड का समय दे रहे, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखें। 2 सेकंड का समय दिया गया है, जा रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन का बाहरी आवरण, शरीर की संरचना और क्रिया की मूल इकाई, शरीर का सबसे बड़ा अंग, केवल पौधे में पाए जाने वाले संरचना। इसका सही और सटीक जवाब ऑप्शन बी होगा कि शरीर की संरचना और क्रिया की मूल इकाई होती है। मैंने शरीर की संरचना और क्रिया की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका। अब इसके बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि शरीर की संरचना और क्रिया की मूल इकाई हमारा कोशिका होती है। कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हर जीव, पौधे या पशु कोशिकाओं से बना होता है। ये हमारा कोशिका। अब कोशिका से संबंधित हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके पास, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते चलें। लिखिए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन को लिखिए कौन सी आंसर सही होगी। एनाटॉमी, साइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी, साइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स। चलिए अब इसका सही जवाब मैं बता रहा हूं कि कोशिका के अध्ययन क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो साइटोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द कैटोस से बना है, जिसका अर्थ होता है कोशिका। इसमें कोशिकाओं की संरचना, प्रकार और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? इसमें कोशिकाओं की संरचना, प्रकार और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में, कि कोशिका किस प्रकार से बनी है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका की इकाई कौन सी इकाई है, कौन सी इकाई मिलकर कौन सी चीज का निर्माण करता है, ये सब हम लोग साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके बीच, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में जवाब लिखें। कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉग, श्वान, रॉबर्ट हुक, डार्विन। 3 सेकंड का समय दी जा रही है आपको कि कोशिका की खोज किसने की। कमेंट बॉक्स में जवाब लिखें। लीवेनहॉग, श्वान, रॉबर्ट हुक, डार्विन। मैंने कोशिका की खोज किसने की थी? चलिए
मैं सही जवाब बताता हूं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क के टुकड़े में कोशिका देखी। कॉर्क के टुकड़े में कोशिका देखी, उन्होंने इसे सेल नाम दिया, जिसका अर्थ है छोटा सा कक्ष। क्या है अर्थ? छोटा सा कक्ष। याद रखिए, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में। कॉर्क के टुकड़े में कोशिका देखी, एक छोटा सा, उन्होंने इसे सेल नाम दिया, जिसका अर्थ है छोटा सा घर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ यहां कि नेक्स्ट प्रश्न में कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें, अपना जवाब दें कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का समय दे रहे हैं। 3 सेकंड में अपना सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? 1650, 1665, 1700, 1750। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? चलिए सही आंसर, इसका सही आंसर होगा कोशिका की खोज 1665 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। इस वर्ष रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का निरीक्षण किया। किससे निरीक्षण किया? कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से, मैंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को खोज की। यह कोशिका विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। कब? 1665 ईस्वी। 1665 ईस्वी कोशिका का शुभ आरंभ वर्ष मानी जाती है। तो याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष में की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष में की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वस्तु में की थी? किस वस्तु में की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वस्तु में की थी? प्याज की जड़ों में, कॉर्क पेड़ की छाल में, शैवाल में, अमीबा में। 3 सेकंड का समय दी जा रही है। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष में की, किस वस्तु में की थी? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कॉर्क पेड़ की छाल में। कॉर्क पेड़ की छाल में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क पेड़ की छाल वस्तु में की थी। चलिए इनसे इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की छाल में वस्तु में सेल का खोज की। कॉर्क में उन्होंने छोटे छोटे से मधुकोश जैसी खाली स्थान देखे। वे वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। जिस चीज का खोज किए थे उन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क में उन्होंने छोटे छोटे से मधुकोश जैसी खाली स्थान देखे, माइक्रोस्कोप के जरिए दिख रहे थे। तो वे वास्तव में मृत कोशिका थी। जिस चीज की खोज किए रॉबर्ट हुक वो थी मृत कोशिका, डेड सेल। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं थी। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं थी।
कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं थी जीवित कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं थी जीवित कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। चलिए समय सीमा समाप्त। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। मैंने डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ कैटोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? चलिए अब इसका मैं सही जवाब बताता हूं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ कैटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ कैटोलॉजी क्यों? क्योंकि कोशिका का खोज किए थे। तो फादर ऑफ कैटोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए उन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी सबसे पहले सेल का खोज कौन किए? रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किए, इसीलिए उन्हें कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब इससे संबंधित कोशिका से संबंधित नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने अपनी खोजों का वर्णन किस पुस्तक में की? रॉबर्ट हुक ने अपनी खोजों का वर्णन किस पुस्तक में किया? डी सेल, मैक्रोग्राफिक, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ऑर्गेनिक ऑफ स्पेसिस। तीन सेकेंड का समय दी जा रही है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और लिखें। अगर गलत जवाब हो तो क्वेश्चन को देखकर समझने का प्रयास करें कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा और कौन सी कंडीशन में इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए। गलत हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखिए। गलत भी हो तो जवाब दे। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी खोजों का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो माइक्रोग्राफिक। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। मैंने रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिक पुस्तक लिखा जिसमें उन्होंने वर्णन किया क्या? सेल के बारे में। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी खोजों का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो माइक्रोग्राफिक पुस्तक। उन्होंने उसमें सूक्ष्मदर्शी से की गई खोजों का वर्णन किया। यह विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। कौन? माइक्रोग्राफिक पुस्तक। माइक्रोग्राफिक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें क्या किए? उन्होंने इसमें सूक्ष्मदर्शी से खोज की गई सारे तथ्यों को वर्णन किया। यह विज्ञान इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है माइक्रोग्राफिक। आपसे सवाल पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो याद रखिएगा माइक्रोग्राफिक। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे आता है क्या कि मृत कोशिका को क्या कहते हैं?
मृत कोशिका को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें, लिखें। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? चलिए, समय सीमा समाप्त। अब मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो मृत कोशिकाओं को नेक्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेक्रोसिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा इसमें राइट आंसर होगा। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। जब कोशिका जीव विज्ञान अगर कोशिका देखते, कोशिका के अंदर जब जीव विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत क्या रखते कि जब कोशिकाएं जीवित रहता है, जीवित रहना बंद कर देती है तो यह प्रक्रिया मृत हो जाती है, या ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने के कारण भी हो सकती है, यानी कि वहां पर डेड सेल हो जाती है। और डेड सेल को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। जब कोशिकाएं जीवित रहना बंद कर देती है तो यह प्रक्रिया मृत हो जाती है। यह ऊतकों में क्षतिग्रस्त होने से यह भी हो सकती है, संभव है कि जैसे आपको चोट लग गया तो वहां की सेल डेड हो जाती है, मर जाती है, तो उस सेल को क्या कहेंगे? नेक्रोसिस। जैसे आपको किसी कारणवश चोट लग गया, किसी भी कारणवश, तो वहां पे चोट लगने के कारण आपके वहां पे जो सेल है डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस सेल को क्या कहेंगे? नेक्रोसिस। चलिए, अब इसी से संबंधित अगले प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, स्वान, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, स्वान, स्लाइडेन एवं रॉबर्ट हुक। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दें। समय सीमा 5 सेकेंड की रहती है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, स्वान, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक। चलिए, अब समय सीमा समाप्त होती है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्हें बैक्टीरिया का जनक भी कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया? जीवित सेल का खोज की। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया? जीवित सेल का खोज की। इन्होंने बैक्टीरिया का खोज भी किया था। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिससे उन्होंने जीवित प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को देखा। तब उन्होंने खोज निकाला कि ये हमारा जीवित सेल है। कब? 1674 में एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिसकी सहायता से उन्होंने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को देखे। तब उन्होंने बताया कि यह जीवित सेल है। तो उस वक्त जीवित सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा की गई थी। कब? 1676। अब हम इसी से संबंधित अगले प्रश्न की ओर चलें। अब अगले प्रश्न, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? इनका शॉर्ट नेम है लीवेनहॉक। इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ कैटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, फादर ऑफ एवोल्यूशन। आप अपने तहत जवाब
कमेंट बॉक्स में दें। समय सीमा 5 सेकंड की रहती है कि 5 सेकंड में अपना सही जवाब, सटीक जवाब जो आपको लगे और जो आपके मन में हो सवाल, उसका सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में तुरंत दें। चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, इस सारा चीज का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया की खोज की, वायरस की खोज की, इसीलिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में इन्होंने डिटेल से वर्णन किया, बताया, खोज किया। इसीलिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब इसी से संबंधित, सेल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफिक, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, दी सेल, कैटोलॉजी एंड कैटोलॉजिस्ट। पांच सेकेंड का समय निर्धारित रहती है। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अब यह देखने का प्रयास करें कि हम कितने प्रश्नों का जवाब सही सटीक दे पा रहे हैं। इससे सारा क्वेश्चन का डिटेल हम पिछले वीडियो में अपलोड किए हैं कि किस चीज को क्या कहा जाता है, डिटेल से वर्णन किया गया। और उसी से संबंधित जितने भी एनसीईआरटी बुक से है, ये सब एमसीक्यू को लेकर आया गया है, जो पीवाईक्यू में है, जो एग्जाम आवर में पूछी गई है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम आवर में पूछी गई है, जो क्वेश्चन को संग्रह करके आपके बीच लाया गया, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? बताएं। अभी तक कमेंट बॉक्स में किसी का सही सटीक जवाब नहीं आया है। चलिए मैं इसको बताते सही जवाब कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सीक्रेट्स ऑफ नेचर है। सीक्रेट्स ऑफ नेचर है। इसमें उन्होंने सूक्ष्म जीवों के निरीक्षण का वर्णन किया। किसमें? सीक्रेट्स ऑफ नेचर में। यह उनकी वैज्ञानिक खोजों का पसंद संग्रह है। मैंने ये जो भी चीज पर सारा चीज डिस्कस किया गया था, तो सीक्रेट्स ऑफ नेचर में उन्होंने सारा चीज के बारे में डिटेल से वर्णन किया। तो याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, डार्विन। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दें। 5 सेकेंड की समय निर्धारित रहती है। जल्दी जल्दी अपना जो भी आपके मन में सवाल का जवाब है वो जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में दें। कितने प्रश्न भी सही है और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो सारा चीज को नोट भी करें। जिस सवाल का जवाब याद नहीं है उस सवाल का जवाब एक कॉपी पर लिखने का भी प्रयास करें। उसे समझ में आएगा इस सवाल का जवाब यह था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, डार्विन। चलिए अभी तक किसी का सवाल का जवाब आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दी गई है। चलिए एक बच्चा का जवाब आया
कमेंट बॉक्स में। रॉबर्ट हुक, ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में जवाब आया स्लाइडेन और स्वान, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक और सही जवाब स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। दो व्यक्ति थे, इन्होंने भी कोशिका के बारे में अध्ययन किया और उसके बारे में विस्तृत बताने का प्रयास किया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगर आपसे सवाल करेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो 1838 ईस्वी में स्लाइडेन पौधे और 1839 ईस्वी में स्वान पशु में यह सिद्धांत दिया। कौन कौन दिया याद रखिएगा, 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने पौधे और 1839 ईस्वी में स्वान ने पशु में यह सिद्धांत दिया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। अगर पौधे में अगर पूछेगा कि पौधे में कब दिया गया, स्लाइडेन द्वारा पौधे में सिद्धांत कब दिया गया, तो 1838 ईस्वी में, और 1839 ईस्वी में स्वान द्वारा पशु में कोशिका सिद्धांत दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब इसी से संबंधित हम अगले प्रश्न की ओर चलें, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार, अब कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार शरीर कोशिकाओं से बना है, शरीर परमाणुओं से बना है, शरीर गैसों से बना है, शरीर एक पदार्थ से बना है। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दें कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसमें ऑप्शन कौन सही होगा। कोशिका सिद्धांत के अनुसार शरीर कोशिकाओं से बना है, शरीर परमाणु से बना है, शरीर गैसों से बना है, शरीर एक पदार्थों से बना है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो कोशिका का सिद्धांत शरीर की कोशिकाओं से बना है। याद रखिए कोशिका का सिद्धांत क्या हुआ कि कोशिका का सिद्धांत यह बताता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर नहीं। ये हमारा मेटल नहीं है, गैसों से भी मिलकर नहीं बना हमारा, चूंकि शरीर हमारा ऑलरेडी कोशिकाओं से बना है। शरीर एक पदार्थ तो खैर है ही, पदार्थों से बना नहीं है। ये बना क्या है? हमारा कोशिकाओं से बना है। अतः इसका सटीक और सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? शरीर कोशिकाओं से बना है, शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। जीवन की सभी क्रियाएं कोशिकाएं में होती है, जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है सब कोशिका में होती है, ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, कार्ल पी स्वान, लीवेनहॉग, चार्ल्स डार्विन। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? रॉबर्ट हुक, कार्ल पी स्वान, लीवेनहॉग, चार्ल्स डार्विन। चलिए समय सेवा समाप्त होती है। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कार्ल पी स्वान को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? कार्ल पी स्वान को कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कार्ल पी स्वान को कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक साइटोलॉजी पर विस्तृत अध्ययन किया, मैंने कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक
दी सेल है। यानी कि कार्ल पी स्वान द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी? तो दी सेल। कार्ल पी स्वान द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम दी सेल है, याद रखिएगा। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? कार्ल पी स्वान। इन्हें आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कार्ल पी स्वान। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा दी सेल। इन्होंने दी सेल पुस्तक लिखी। इन्होंने सेल के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए अब आपके बीच क्वेश्चन नंबर 16। अब इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। कार्ल पी स्वान की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? कार्ल पी स्वान की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में जवाब जल्दी से दें। कार्ल पी स्वान की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफी, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सेल, ऑर्गेनिक ऑफ स्पेस। बताइए 4 ऑप्शन में कौन सी आंसर सही होगी? कार्ल पी स्वान की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? माइक्रोग्राफी, माइक्रोग्राफिया, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सेल, ऑर्गेनिक ऑफ स्पेसिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 का परफेक्ट आंसर होगा द सेल। जस्ट अभी पीछे की क्वेश्चन में हम इसके बारे में जिक्र किए कि कार्ल पी स्वान की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो बताया भी जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कि कार्ल पी स्वान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द सेल है। कौन सी है? द सेल। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। कार्ल पी स्वान की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? द सेल। यह कोशिका की संरचना, कार्य और व्यवहार पर आधारित है। इसे आधुनिक कोशिका विज्ञान का मूल कार्य माना जाता है। किसे? द सेल। इस सेल जो द सेल जो बुक लिखा गया है, इस बुक के अगर देखा जाए तो इसे आधुनिक कोशिका विज्ञान का मूल कार्य माना जाता है। अगर कोशिका के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करना है तो द सेल बुक को अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए अब इससे संबंधित हम अगले प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। अपने कमेंट बॉक्स में अपने मन की सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपके मन में इस सवाल का जवाब कौन सी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? जेसी बोस, ए के शर्मा, हरगोविंद खुराना, सत्येंद्रनाथ बोस। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें सही और सटीक जवाब क्या होगा? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? जेसी बोस, ए के शर्मा, हरगोविंद खुराना, सत्येंद्रनाथ बोस। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जवाब दें, टाइप करें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक प्रोफेसर ए के शर्मा को कहा जाता है। प्रोफेसर ए के शर्मा यानी अरुण कुमार शर्मा। ए के शर्मा का पूरा नाम अरुण कुमार शर्मा है, याद रखिएगा। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? ए के शर्मा। इनका पूरा नाम अरुण कुमार शर्मा, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। वे प्रसिद्ध भारतीय कोशिका अनुवांशिकी थे। क्या थे? यह भारतीय कोशिका अनुवांशिकी थे। उन्होंने पौधे की कोशिकाओं पर विस्तृत अध्ययन किया। कौन? ए के शर्मा, अरुण कुमार शर्मा ने क्या किया कि कोशिकाओं पर विस्तृत अध्ययन किया। इसके यानी कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, उसके बारे में विस्तृत पढ़े।
जानकारी प्राप्त की। चलिए अब हम इसी से संबंधित हम अगले प्रश्न 18 की ओर चलें। क्वेश्चन को पढ़ें और इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। आपका जवाब सही है या गलत है उसे डिस्कस भी करें। मैं जो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं एक वर्ड में, उससे भी समझने का प्रयास करें, उससे भी क्वेश्चन बन सकती है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम आवर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब एनसीईआरटी किताबों से ली गई है और ये सब क्वेश्चन PYQ है जो एग्जाम आवर में पूछी गई है। उसी क्वेश्चनों को हम संग्रह करके आपके बीच लाए। अब इसके बारे में पीछे डिस्कस कर दिया गया, यानी जितने भी सवाल हम लाए हैं इसके बारे में डिस्कस की गई है पिछले वाले वीडियो में। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पुनः कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाला गया है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप पीछे वाले वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ये सब जितने भी सारा AK शर्मा के बारे में, जितने भी क्वेश्चन को दिया गया इसके बारे में डिटेल से उसके बारे में बताया गया। जितने भी क्वेश्चन हम उसमें लाए हैं, इसमें लाए हैं, इसके सारा चीज डिटेल पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब बताने के बाद पूरा एक्सप्लेन करने के बाद हम MCQ को एक सजाकर सटीक तरीके से एडजस्ट कर आप लोग के बीच लाया गया है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम आवर में पूछी गई क्वेश्चन है, सब NCERT बुक से ली गई है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की किताबों से ली गई सब पुस्तक है जो एग्जाम आवर में आया गया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर देखते हैं। AK शर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? AK शर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? परमाणु विज्ञान, कोशिका अनुवांशिकी, रसायन विज्ञान, गणित। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें, टाइप करें कि इसका सटीक जवाब क्या होगा, आपके तहत इसकी जवाब क्या होनी चाहिए। AK शर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? परमाणु विज्ञान, कोशिका अनुवांशिकी, रसायन विज्ञान, गणित। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो AK शर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो AK शर्मा कोशिका अनुवांशिकी, कोशिका अनुवांशिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने क्या थे कि AK शर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो कोशिका अनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। कोशिका अनुवांशिकी की क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। कौन? AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा, याद रखिएगा, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। उन्होंने कोशिका संरचना और विभाजन पर कार्य किया। वे कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे थे। ये प्रोफेसर थे कहाँ के? तो कोलकाता विश्वविद्यालय में, ये याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकती है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो चीज को आप ध्यान दें और ना एक कॉपी पर लिखने का प्रयास करें कि जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए। AK शर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? कोशिका अनुवांशिकी क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कोशिका संरचना और विभाजन पर कार्य किया। वे कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। कौन? AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न 19 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? अब यहाँ पे सवाल एक कई बार एग्जाम आवर में पूछी गई है, ये बहुत बार एग्जाम आवर में पूछी गई कोशिका, यह क्वेश्चन दिया गया है जो NCERT का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ऑप्शन चलते हैं। स्पर्म, इसमें आप बताइए कौन सी सटीक आंसर होगा? स्पर्म, माइक्रोप्लाज्मा, RBC, वायरस। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है?
स्पर्म, माइक्रोक्रॉप, माइक्रोप्लाज्मा, आरबीसी, वायरस। सटीक जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 19 का सटीक जवाब क्या होगा? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? स्पर्म, माइक्रोप्लाज्मा, आरबीसी, वायरस। इस 4 ऑप्शन में से कौन सी सटीक ऑप्शन होगी? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप करें। चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को बोली जाती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को बोली जाती है। हमारा माइक्रोप्लाज्मा होती है जो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। यह केवल 0.1 माइक्रोमीटर आकार की होती है। अगर इसमें आकार के रूप में पूछा जाए तो यह माइक्रोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर आकार की होती है। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। किसको? माइक्रोप्लाज्मा को। चलिए, अब इसी से संबंधित हम अगले प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चले हम लोग। तो माइक्रोप्लाज्मा का आकार लगभग कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखें, टाइप करें। माइक्रोप्लाज्मा का आकार लगभग कितना होती है? 5 सेकंड का समय है। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें, टाइप करें। माइक्रोप्लाज्मा का आकार लगभग कितना होती है? 1 मिलीमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 माइक्रोमीटर। चलिए, अब समय सीमा समाप्त होती है। माइक्रोप्लाज्मा का आकार लगभग कितना होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा का आकार जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे हम लोग रिपीट किए थे, 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर। यह सूक्ष्म जीव सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। यह पूरा पृथ्वी पर, यानी पूरा विश्व का सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। इसका आकार कितनी होती है? तो 0.1 माइक्रोमीटर। इसे कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, समझे? इसमें याद रखिए, किसका कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की। इसकी आकार कितनी होती है? तो 0.1 माइक्रोमीटर। यह विश्व का सबसे छोटी कोशिका है। चलिए, अब इसी संबंधित हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, स्पर्म, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, स्पर्म, डब्ल्यूबीसी, न्यूरॉन। इसमें 4 ऑप्शन में कौन सी सटीक जवाब होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। क्या होती है? यह शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। जो मेल में पाए जाने वाला जो स्पर्म होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, याद रखिएगा। सबसे छोटी, अगर ह्यूमन बॉडी में पूछ दिया कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो स्पर्म को बोली जाती है। पूरा पृथ्वी पर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा को, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होती है। और ह्यूमन बॉडी में पूछ देगा कि हमारा मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किस चीज की होती है?
तो स्पर्म को, जो मेल में पाए जाने वाले। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है मानव शरीर में? अगर मानव शरीर में अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा ओवम। ओवम बोला जाता है, ओवम से मैंने ओवरी से निकलने वाली जो एग जो है उसको सबसे बड़ी कहा जाता है हमारा ह्यूमन बॉडी यानी मानव में। और ऐसे पूरा पृथ्वी पर, विश्व में देखा जाए तो पूरा पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका तो ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग की अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा को सबसे बड़ा सेल कहा गया है। चलिए हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म है। स्पर्म, यह शुक्राणु कोशिका जिसको स्पर्म कहते हैं, यह पुरुष प्रजनन कोशिका होती है। यह हमारे पुरुषों में पाया जाता है। यह सबसे छोटी चीज का होती है। यह गतिशील और नाभिकीय युक्त होती है। यह बहुत गतिशील होती है, बहुत तीव्र गति से। ये मानव शरीर में जो पाए जाने वाला स्पर्म है, जैसे अगर ओवरी में से निकलने वाली अंडा जब निकलेगा तो उसके साथ तीव्र गति के साथ रिएक्शन करेगा और तीव्र गति के साथ उसके साथ सिलेक्ट होगा, रिएक्ट करेगा। चलिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, याद रखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न 22, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दें, तुरंत जवाब दें कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, आरबीसी, ओवम, डब्ल्यूबीसी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें कौन सही ऑप्शन है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम को कहते हैं। किसे कहते हैं? ओवम को। क्योंकि जस्ट इससे वाला पीछे वाला वीडियो, इससे पीछे वाला क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे कि सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे छोटी क्या होती है। तो उसमें जस्ट अभी बताए हम कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर कहेगा तो ओवम कहेंगे, सबसे छोटी कहेगा तो स्पर्म को कहेंगे। तो पूरा पृथ्वी पर के कह दिया कि पूरा पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है? तो शुतुरमुर्ग की अंडा। और सबसे छोटी कहेगा तो माइक्रोप्लाज्मा। ये याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम और में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा। क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ओवम। यह स्त्रियों की प्रजनन कोशिकाएं होती है। यह स्त्रियों की प्रजनन कोशिकाएं होती है। यही स्पर्म से निकलने वाले जो ओवम, जो अंडाणु है, जिसको अंडाणु कहते हैं, ओवम जो है यही स्पर्म के साथ जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। यही से हमारा पूरा पहला सेल का निर्माण होती है। इससे पीछे वाला वीडियो में सारा चीज अपलोड किया गया था, सारा चीज डिटेल से बताई गई है। या तो आप पिछले वाले वीडियो को अवश्य देखने का प्रयास करें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया साइंस के बारे में कि सेल क्या है, सेल का काम क्या है, हर चीज टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल से वर्णन किए पिछले वीडियो में। इसका कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये समझ में आया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ओवम। क्या? ओवम। ये याद रखिएगा। ये स्त्रियों की प्रजनन कोशिका होती है। इसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, इतना छोटा होता है। ये माने कि कोशिका में देखा जाए तो बड़ा है, बट हम लोग की आंखों द्वारा दिखाई नहीं दे पाएगी। इसलिए याद रखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ओवम। अब नेक्स्ट प्रश्न 23, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें, टाइप करें। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? व्हेल का हृदय, शुतुरमुर्ग का अंडा, न्यूरॉन, लाल रक्त कोशिका। 4 ऑप्शन में कौन से आंसर सटीक होगा?
कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? व्हेल का हृदय, हार्ट ऑफ व्हेल, शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, न्यूरॉन, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। 23 का क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडा होती है। याद रखिए कितना लंबा होती है, तो 15 सेंटीमीटर लंबा होती है और 13 सेंटीमीटर इस चौड़ाई इसका होती है। याद रखिए, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोशिका कहेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका हमारा शुतुरमुर्ग की अंडा होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। एक हथेली भर के होता है, ये 2 हाथ से इसे पकड़ा जा सकता है। इसका वजन अगर पूछेगा तो 1.4 केजी, 1.4 केजी। शुतुरमुर्ग के अंडा का वजन 1.4 केजी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अब तो छोटा बड़ा तो हो गया, पहले डिस्कस कर लिया गया। अब आपसे सवाल करता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब टाइप करें जल्द। आरबीसी, न्यूरॉन, ओवम, डब्ल्यूबीसी। ये 4 ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन सटीक है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, न्यूरॉन, ओवम, डब्ल्यूबीसी। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। मैंने मनुष्य में देखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो न्यूरॉन को कहा जाता है। ये हमारे पूरा शरीर में जाल की तरह फैला हुआ है, इसलिए याद रखिएगा हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। न्यूरॉन इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह शरीर में सदैव को संप्रेषित करती रहती है। मैंने कि अगर पैर में आपको कांट गड़ गई तो तुरंत मस्तिष्क को इंडिकेट करता कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन का ही काम है, हमारा पूरा शरीर में जाल की तरफ फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है, यानी कि नीचे से ऊपर तक है, नीचे से ऊपर तक, यानी लगभग 1 मीटर इसको मापी जाती है। 1.5 मीटर भी, मैंने कि शरीर के ऊपर डिपेंड करती है। किसी का हाइट अगर लंबा हो तो बढ़ भी सकती है, जिसका छोटा हो तो घट भी सकती है। याद रखिएगा, मैंने मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन को बोला जाता है। न्यूरॉन हमारा क्या? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन नहीं हो सकती है, क्योंकि, मैंने सवाल क्या कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या कारण है कि विभाजित नहीं हो सकती है? इसमें डीएनए नहीं होता है, ये विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें आरएनए नहीं होता है। ये 4 ऑप्शन है। एक कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दें कि इसमें कौन सी आंसर सटीक होगी। तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन नहीं हो सकती क्योंकि इनमें डीएनए नहीं होता, ये विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें आरएनए नहीं होता। इसका सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है।
समय सीमा समाप्त होती है। तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन क्यों नहीं होती? क्योंकि विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है? कि विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है, खो चुकी होती है। ये अस्थायी कोशिकाएं होती है जो विभाजन नहीं कर सकती है। इसका कारण मस्तिष्क की क्षति ठीक नहीं हो पाती। यानी कि आप देखेंगे कि हमारे शरीर की जो ब्रेन में न्यूरॉन जो होते हैं, ब्रेन में जो होते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, वो एक बार क्षतिग्रस्त हो गया तो कभी दोबारा रिकवरी नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होती, यानी कि विभाजन की क्षमता को खो चुकी होती, यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी सेंट्रोसोम नहीं होता है, यानी सेंट्रोसोम ना मात्रा की होती है उसमें, जो काम नहीं कर सकती है, जिसके कारण वह अपनी क्षमता को खो देती है, वो अपना सेल को डिवीजन नहीं कर पाता है। इसी कारण है कि व्यक्ति को अगर सिर में चोट लगती है तो यथाशीघ्र वह मर जाता है। अतः अपना हेड को, सिर को बचा कर रखे, हेलमेट पहन कर चले। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कारण है यह कि विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है। ये अस्थायी कोशिकाएं होती है जो विभाजन नहीं कर सकती है। इसी कारण कि मस्तिष्क में क्षति ठीक नहीं हो सकती। अगर मस्तिष्क में चोट लगेगा तो ठीक नहीं होगा, आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यहाँ पर कि सिर में चोट लगने से मृत्यु का कारण क्या होता है? देखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सिर में चोट लगने से मृत्यु का कारण क्या है? तंत्रिका विभाजन का अभाव, मस्तिष्कीय रक्तस्राव का दबाव, रक्त की कमी, कोशिका पुनर्जनन। इसमें कौन सी सटीक जवाब होगा? आप कमेंट बॉक्स में जवाब टाइप करें। सिर में चोट लगने से मृत्यु का कारण क्या है? चलिए, समय सीमा समाप्त होती है, समय सीमा समाप्त होती है। तो याद रखिए, सिर में चोट से मृत्यु का कारण क्या होता है? कारण होता है कि मस्तिष्क रक्तस्राव का दबाव बढ़ जाता है। यानी कि जैसे अगर चोट लग गया आपके सिर में तो रक्त की स्राव बढ़ जाती है, यानी कि बहुत सारे ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाती है, रक्तस्राव बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन नहीं हो सकती है, जिससे क्षति गंभीर होती है। यानी आपके शरीर में तो, हेड में तो, मस्तिष्क में तो सेल डिवीजन बहुत कम ना मात्रा की होती है, जो तुरंत रिकवरी नहीं कर पाएगा। ज्यादा मात्रा में अगर ब्लड निकल गया, स्राव हो गया, रक्तस्राव हो गया, तो दबाव बढ़ने के चलते आपका ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है और आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। अतः मस्तिष्कीय रक्तस्राव की दबाव होने के कारण चोट लगने से आदमी को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। समझे? रक्तस्राव से मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। ज्यादा मात्रा में अगर रक्तस्राव हो गया तो एक फ्यूज उड़ जाता है, जिसके कारण आदमी को मृत्यु भी प्राप्त हो सकता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अगला प्रश्न 27 की ओर। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किस अंग में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? हृदय, मस्तिष्क, लिवर, गुर्दा। कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किस अंग में होता है? हृदय, मस्तिष्क, लिवर, गुर्दा। चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। तो सबसे तेजी कोशिका विभाजन हमारे लीवर में होती है। कहाँ होती है? लीवर में।
ए लीवर में होती है, कोशिका सबसे अत्यधिक मात्रा में कार्य करते हो, तीव्र गति से रिकवरी करता है। अतः किसी को अगर लीवर में अगर चोट लग गया, किसी कारण से उसको ऑपरेशन हुआ, तो बहुत तीव्र गति से रिकवरी कर लेगा। अगर भाई जो किसी व्यक्ति को अगर लीवर में अगर चाकू मार दिया जाए और तुरंत निकाल लिया जाए तो भी उसको रिकवर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सबसे तेज गति से कोशिका विभाजन कहाँ होती है? तो लीवर में, लीवर में होती है, जिसको यकृत भी कहा जाता है। यह अपने क्षतिग्रस्त ऊतकों को स्वयं ठीक करने की क्षमता रखती है, वो स्वयं ठीक कर लेती है। कौन? लीवर। लीवर की कोशिकाएं अत्यधिक पुनर्उत्साहित होते हैं और तीव्र गति से रिकवरी करते हैं और तुरंत बहुत जल्द उस चीज को हल करने का प्रयास करते हैं, तुरंत लीवर मैंने तुरंत रिकवरी करने का प्रयास करते हैं। इतनी तीव्र गति से सेल डिवीजन कार्य करती है वहां पर कि तुरंत अपने आप को ओवर कर लेते हैं, तुरंत सेंट्रोसोम के कार्य में बहुत सारे सेल बन जाते हैं और तुरंत सही भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे तेज गति से तेजी से कोशिका विभाजन किस अंग में होती है? तो लीवर में होती है, जिसको यकृत कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर 28 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूरॉन, स्पर्म। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? चलिए अब समय सीमा समाप्त होती है, तो चलिए इसका ऑप्शन बताया जाए। यानी कि मानव शरीर की कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो याद रखिएगा WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, WBC को। मैंने मानव शरीर की कोशिकाओं में WBC जो है अपना आकार बदल लेता है। मैंने वायरस को मारने के लिए अपना आकार बदल लेगा, बैक्टीरिया को मारने के लिए अपना आकार बदल लेगा। इसका काम ही है अपना आकार को बदल कर हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करना। इसीलिए हमारे शरीर में WBC व्हाइट ब्लड सेल यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपके शरीर में है तो कोई भी वायरस आप पे इफेक्ट नहीं डालेगा। कोरोना वायरस में आप देखे थे कि WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल पर ही ज्यादा इफेक्ट डालता था, उसी को रिकवरी कर लेता था, हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर को ही डाउन कर देता था, जिससे बहुत सारे रोग हम पे इफेक्ट डाल देता था। इसलिए याद रखिएगा, हमारे शरीर में अगर कौन सी कोशिका बदलने की काम करती है तो WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC शरीर की रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती है, यह रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें होती है। यह रोगाणुओं को घेरने के लिए आकार बदल लेती है, रोगाणु को घेर के मार के निकल जाता है। कौन? WBC। मैंने कि जो भी रोग रहेगा, जो भी वायरस रहेगा, उसको घेर कर और सीधे निगल जाता है, निगलने की काम करता है। कौन? WBC। इसलिए WBC हमारे शरीर में होना अत्यधिक है। मैंने ज्यादा मात्रा में भी होना गलत चीज है, कम मात्रा में भी होना गलत चीज है, हमारा शरीर को इफेक्ट डालेगा, इसलिए मेंटेन रखना जरूरी है। चलिए अब प्रश्न 29 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 29, WBC अपना आकार क्यों बदलती है? आखिर कुछ तो रीजन होगा ना जो अपना आकार बदल सकती है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। WBC अपना आकार क्यों बदलती है? क्या रीजन है? रक्त संचार के लिए, रोगाणुओं को निगलने के लिए, ऑक्सीजन ले जाने के लिए, भोजन पचाने के लिए। किस कारणवश WBC अपना आकार को बदलता है? कमेंट बॉक्स में आपका जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं।
5 सेकंड की समय है। WBC का आकार क्यों बदलती है? रक्त संचार के लिए, रोगाणु को निगलने के लिए, ऑक्सीजन ले जाने के लिए, भोजन पचाने के लिए। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो चलिए WBC अपना आकार रोगाणुओं को निगलने के लिए अपना रूप बदल लेती है। क्या करती है? रोगाणुओं को निगलने के लिए अपना रूप बदल लेती है। कौन? WBC। यानी कि हमारा शरीर में अगर वायरस घुस गया तो वायरस को घेरने के लिए अपना आकार बदल लेगा। वो वायरस को घेर घेर के मार के निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा वायरस को और डाइजेस्ट कर लेता है WBC। इसलिए याद रखिएगा WBC को क्या हिंदी में बोला जाता है? रोग माने कि श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल। इंग्लिश में बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल WBC, हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका। ये क्यों आकार बदल लेता है? क्योंकि रोगाणुओं से लड़ने के लिए अपनी आकार को बदल लेता है। यह फोगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया द्वारा बैक्टीरिया को खा जाता है। अब बैक्टीरिया को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फागोसाइटोसिस। याद रखिएगा बैक्टीरिया या वायरस की निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। मैंने कि रोगाणु को, जैसे रोग को निकल जाना, जैसे वायरस का इफेक्ट डाला, वायरस को घेर घेर के निगल गया। WBC क्या करता है कि वायरस को जो हमारे शरीर में जितने भी जर्म्स वगैरह आते हैं सबको गोले गोले घेर के सीधे निगल जाएगा। तो निगलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फाइगोसाइटोसिस। याद रखिएगा फाइगोसाइटोसिस। क्या? बैक्टीरिया को निगलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फाइगोसाइटोसिस। इसके शरीर की रक्षा करती है, यानी हमारे शरीर में बहुत सारे वैसे जो रहते हैं वायरस वगैरह सबको निगल कर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? WBC। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हम लोग चलते हैं हम लोग। क्या इसमें है कि शरीर WBC द्वारा रोगाणु निगलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि WBC द्वारा रोगाणु निगलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? WBC द्वारा रोगाणु निगलने की रोगाणु माने रोगों को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। 5 सेकंड का समय दी गई है। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस यानी कि रोगों को माने WBC द्वारा रोगों को, बैक्टीरिया को निगलने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या? रोग को निगलने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया है। इसमें कोशिका विशेष पदार्थ को निगलने की क्षमता होती है, जिसके कारण वह रोगाणु, बैक्टीरिया वगैरह को, वायरस को निगल जाती है। और रोगाणु को निगलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? फाइगोसाइटोसिस। याद रखिएगा फाइगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी है? चलिए अब ये भी क्वेश्चन आती है एग्जाम और में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 3 ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन, पुरुषों में 50 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? आप इसका कमेंट बॉक्स में तो खुद ऑप्शन ही दे दिया, इसका आंसर ही खुद लिख दिया है वहां पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 36 ट्रिलियन पुरुषों में। आप इसको जवाब दे भी सके या न दे सके, डायरेक्ट इसका आंसर ही खुद लिखा हुआ है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 36 ट्रिलियन होती है। ये सटीक जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, महिलाओं में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? याद रखिए, महिलाओं में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 36 ट्रिलियन, 28 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन, 110 ट्रिलियन। ये आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि महिलाओं में कोशिकाओं की औसतन संख्या कितनी होती है। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि महिलाओं में कोशिकाओं की संख्या औसतन 28 ट्रिलियन होती है। कितना होती है? 28 ट्रिलियन होती है, याद रखिएगा। यह शरीर के वजन, ऊंचाई और आयु पर निर्भर करती है। पुरुषों में थोड़ी कम होती है, पुरुषों से थोड़ी कम होती है क्या? स्त्रियां यानी महिलाओं में। पुरुषों में कितना होती है? 36 ट्रिलियन और महिलाएं में कितनी होती है? 28 ट्रिलियन। यानी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। अब किस पे ऊपर डिपेंड करती है? तो शरीर के कंस्ट्रक्शन यानी शरीर की रचना पर। किसी भी व्यक्ति का वजन, ऊंचाई और आयु अगर बड़ा है तो उसका ज्यादा कोशिका होंगे, ज्यादा सेल होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ऊतक, अंग, कोशिका, तंत्र। 4 ऑप्शन में कौन सटीक जवाब होगा? आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जवाब दें कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऊतक, अंग, कोशिका या तंत्र। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारा कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। कोशिका हमारा शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। अगर कोशिका नहीं होती तो हमारा पूरा शरीर नहीं होता। अतः हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोशिका को। सभी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जितने भी जीव प्राणी हैं सब क्या है? कोशिका से निर्मित है, कोशिका से बनी है। यह जीवन की मूल इकाई। अगर कोशिका नहीं तो आदमी का जीवन का इकाई होगा ही नहीं, जीवित आदमी होगा ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अब जल्दी जल्दी सवाल का जवाब करते हैं हम लोग। आप जितने भी जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करें। कोशिका विज्ञान की शाखा का क्या नाम है? कोशिका विज्ञान की शाखा का क्या नाम है? कैटोलॉजी, इकोलॉजी, माइक्रोलॉजी। जल्दी बताइए। कोशिका विज्ञान की शाखा क्या नाम है? कैटोलॉजी, इकोलॉजी, मोर्फोलॉजी, साइकोलॉजी। क्या होगा ऑप्शन? सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में दें। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। 34 क्वेश्चन का कि कोशिका विज्ञान की शाखा क्या नाम है? तो कोशिका विज्ञान की शाखा का नाम कैटोलॉजी है। क्या है? कैटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कैटोलॉजी बोला जाता है। हमने कोशिकाओं की संरचना और क्रिया का अध्ययन किस बुक में करते हैं? तो कैटोलॉजी पुस्तक में। यह आधुनिक जीव विज्ञान की आधारशिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 35। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दे।
टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है पीपीएलओ को, यानी कि सबसे छोटा कोशिका किस चीज की होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ। अब यहाँ पे सवाल आता है कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूं कि पीपीएलओ का पूर्ण रूपेण नाम क्या होगा, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है। ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन ली गई है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह माइक्रोप्लाज्मा का दूसरा नाम है। पीपीएलओ क्या है, माइक्रोप्लाज्मा का दूसरा नाम है, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन, तो माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा। यह सबसे छोटी जीवों में एक है, सबसे छोटी जीवों में एक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, माइक्रोप्लाज्मा को अन्य नाम से क्या कहा जाता है, माइक्रोप्लाज्मा को अन्य नाम से क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। माइक्रोप्लाज्मा को अन्य नाम से जाना जाता है। चलिए मैं इसका जवाब, सटीक जवाब, चूंकि आप लोग का कमेंट बॉक्स में जवाब आ रहा है, ये पीपीएलओ, बिल्कुल सही जवाब, सटीक जवाब है पीपीएलओ। माइक्रोप्लाज्मा का सही और सटीक जवाब पीपीएलओ है। क्या है, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह बिना कोशिका भित्ति वाला जीव होता है। यह जीवित सबसे छोटी सूक्ष्म जीव होती है। यह बिना भित्ति, बिना वाल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था। चलिए क्वेश्चन है कि कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था। जीवित जीव, मधुकोश जैसी संरचना, अणु, डीएनए। तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि इसमें कौन सी जवाब सटीक होगा। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, जीवित जीव, मधुकोश जैसी संरचना, अणु, डीएनए। चलिए समय सीमा समाप्त होती है, तो याद रखिएगा कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक ने मधुकोश जैसी संरचना देखी थी। अपने माइक्रोस्कोप के जरिए क्या देखे थे इन्होंने, मधुकोश जैसी संरचना दिखी, मधुमक्खी के खोता की तरह देखे थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि यह हमारा सेल है, डेड सेल के बारे में बताया थी। कौन, रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क की छाल से छोटी छोटी कक्ष देखे। क्या, छोटे छोटे कक्ष, यानी कि छोटा सा घर देखे। उन्होंने सेल नाम दिया। क्या चीज से देखे थे, मधुकोश जैसी संरचना देखी थी कॉर्क की छाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है। मैंने फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉक, स्वान, स्लाइडेन। फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में दें। फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है। चलिए समय समाप्त होती है। फादर ऑफ कैटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ कैटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उन्होंने कोशिका शब्द दिया और पहला सूक्ष्म निरीक्षण भी किया, इसीलिए उन्हें यह उपलब्धि मिली। क्या, फादर ऑफ कैटोलॉजी। किन्हें कहा जाने लगा, रॉबर्ट हुक को। क्यों कहा जाने लगा, कि उन्होंने कोशिका शब्द दिया और पहला सूक्ष्म निरीक्षण भी किया था, इसीलिए उन्हें यह पदवी मिली थी रॉबर्ट हुक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, कौन सी वैज्ञानिक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पास्चर,
लिवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, मेंडल। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लिवेनहॉक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया और उनको खोज किए। कौन किए? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने क्या किए थे? उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणु कोशिका की खोज की थी, जिसके कारण उन्होंने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो याद रखिए क्या क्या चीज का खोज किए थे उन्होंने? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणु कोशिका की खोज की थी, इसीलिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? जीवाणु, कोशिकाओं की संरचना और क्रिया, पौधों की जड़, शरीर का बाहरी आकार। किस चीज को अध्ययन किया जाता है? बताएं। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? जीवाणु, कोशिकाओं की संरचना और क्रिया, पौधों की जड़, शरीर का बाहरी आकार। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। इसका सटीक और मैंने कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोशिकाओं की संरचना और क्रिया। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किस चीज को अध्ययन किया जाता है? किस चीज के बारे में हम डिटेल समझते हैं? तो कोशिकाओं की संरचना और क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। यह कोशिका विज्ञान की प्रमुख शाखा है। इसमें हमें जीवन की क्रियाओं की समझ मिलती है। किसमें? कोशिका विज्ञान में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कार्ल पी स्वान की अन्य प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कार्ल पी स्वान की अन्य प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कार्ल पी स्वान की अन्य प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कार्ल पी स्वान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? चलिए मैं इसका जवाब बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो कार्ल पी स्वान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? काइटोलॉजी एंड काइटोजेनेटिक। ये दो पुस्तक कौन लिखे थे? कार्ल पी स्वान। ये कार्ल पी स्वान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसको काफी फेमस हुआ है पुस्तक। कौन? काइटोलॉजी एंड काइटोजेनेटिक। ये दो पुस्तक कौन लिखे थे? कार्ल पी स्वान। उन्होंने इन्हें कोशिका अनुवांशिकी का वर्णन भी किया। यह आधुनिक कोशिका विज्ञान की प्रमुख पुस्तक है। कौन? काइटोलॉजी एंड काइटोजेनेटिक क्या आधुनिक कोशिका विज्ञान की मुख्य पुस्तक है? ये दोनों पुस्तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रोफेसर ए के शर्मा किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? मैंने प्रोफेसर ए के शर्मा किस विश्वविद्यालय से में प्रोफेसर थे? ये आप क्वेश्चन में करा कि किस मैंने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि प्रोफेसर ए के शर्मा यानी प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? चलिए इसका सटीक और इसका राइट मैंने कंफर्म आंसर हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि प्रोफेसर ए के शर्मा, अरुण कुमार शर्मा कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। किसके थे? प्रोफेसर थे कोलकाता विश्वविद्यालय के। वे यहाँ वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख थे। ये कोलकाता विश्वविद्यालय में कौन सी पद पे थे? तो यह वनस्पति विज्ञान की विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने भारतीय कोशिका विज्ञान
में बड़ा योगदान दिया था। कौन? प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? मानव शरीर की कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, स्पर्म, ओवम। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। मानव शरीर की कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? चलिए समय सीमा समाप्त होती है। तो मानव शरीर की आरबीसी, आरबीसी जो हमारा कोशिका है, इसमें हमारा केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। किसमें? आरबीसी में, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कोशिका। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। इसमें ऑक्सीजन के लिए अधिक स्थान मिलता है। अगर अधिकांश स्थान किस लिए मिलता है? क्योंकि ऑक्सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो याद रखिए, मानव शरीर की कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होती है? तो हमारे पूरा शरीर तो कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसमें रक्त, रेड ब्लड सेल जो होता है, मैंने रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलें। जो जो सही हो आप अपने आप से अपने तहत जवाब सही से देने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवित कोशिका का सबसे छोटा उदाहरण क्या है? जीवित कोशिका का सबसे छोटा उदाहरण कौन सी है? चलिए इसका सटीक जवाब दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जीवित कोशिका का सबसे छोटा उदाहरण माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। यानी माइक्रोप्लाज्मा हमारा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, जिसकी आकार 0.1 माइक्रोमीटर होती है। इसको हम लोग नंगी आंखों द्वारा देख ही नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, जीवित कोशिका का सबसे छोटा उदाहरण क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। यह कोशिका भीति रहित सुरक्षित जीव है। इसमें कोशिका भीति नहीं होता है, याद रखिएगा। इसे प्रयोगशाला में भी उगाया जा सकता है। किसे? माइक्रोप्लाज्मा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, कौन सी कोशिका अपने क्षतिग्रस्त भाग को स्वयं सुधार सकती है? कौन सी कोशिका अपने क्षतिग्रस्त भाग को स्वयं सुधार सकती है? ये बताइए, इसमें कौन सी होगी? मस्तिष्क की कोशिकाएं, लिवर की कोशिकाएं, तंत्रिका की कोशिकाएं, आरबीसी की कोशिकाएं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दें, इसमें कौन सी ऑप्शन सही होगा कि कौन सी कोशिका अपने क्षतिग्रस्त भाग को स्वयं सुधार सकती है? मस्तिष्क की कोशिकाएं, लिवर की कोशिकाएं, तंत्रिका की कोशिकाएं। चलिए इसका सटीक जवाब लिवर की कोशिकाएं। लिवर की कोशिकाएं क्या होती है कि तुरंत भर में रिकवर हो जाती हैं, यानी लिवर की कोशिकाएं। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लिवर। यह अंग कोशिका पुनर्जनन करने की क्षमता रखती है और बहुत तीव्र गति से रिकवरी करती है, इसीलिए इसे जेनेटिव ऑर्गन भी कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मानव शरीर की सबसे कठोर कोशिका कौन सी है? अब यहाँ पे सवाल आती है कि मानव शरीर की सबसे कठोर कोशिका कौन सी है? हड्डी की कोशिका, आरबीसी, न्यूरॉन, डब्ल्यूबीसी। बताइए सबसे कठोर कोशिका किस चीज की होती है? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। वैसे भी आपको मालूम चल रहा है कि हमारा हड्डी जो बोन होता है ज्यादा स्ट्रांग होती है, अतः हमारा हड्डी की कोशिकाएं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होगा इसमें। ठीक है, मानव शरीर की सबसे कठोर कोशिका किस चीज की होती है? तो हड्डी की कोशिका होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ खनिज पदार्थों से घिरी होती है, शरीर की कठोरता और संरचना प्रदान भी करती है। कौन? हमारा ह्यूमन बॉडी का बोन। फिर क्वेश्चन नंबर 47, इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हड्डी की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47,
कोशिका किससे घिरी होती है? कोशिका किससे घिरी होती है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दें। कोशिका किससे घिरी होती है? चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। तो याद रखिएगा, कोशिका किससे घिरी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली से होती है। क्या चीज से घिरी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है यह कोशिका। यह कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है। यह पदार्थों के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करता है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका में पदार्थ को अंदर या बाहर जाने को नियंत्रित करता है। कितना मात्रा में जाना है, कितना मात्रा में कम आना है, इस चीज को नियंत्रित करता है कौन? प्लाज्मा झिल्ली। याद रखिएगा, कोशिका किससे घिरी रहती है? तो प्लाज्मा झिल्ली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 चलते हैं कि पौधों की कोशिकाओं में अतिरिक्त रूप से क्या पाया जाता है? पौधों की कोशिकाओं में अतिरिक्त रूप से क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, डीएनए, प्लाज्मा झिल्ली। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, डीएनए, प्लाज्मा झिल्ली। पौधे की कोशिका में अतिरिक्त रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखिए, हमारा ह्यूमन बॉडी का यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में दो चीज होते हैं, तो उसमें एक चीज डिफरेंट हो जाती है। बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। तो पौधे की कोशिकाओं में अतिरिक्त रूप से क्लोरोप्लास्ट होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरा होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होती है, बाकी सारा चीज भारत में हम लोग मनुष्य के शरीर में जितने भी सेल रहते हो, सब सारा सेल का कार्य उसमें भी करता है, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त रूप से क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। याद रखिएगा, यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। यह हरे वर्णक क्लोरोफिल से युक्त होती है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अतः पौधे की कोशिका में अतिरिक्त रूप से क्या पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 49। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49। द सेल पुस्तक का विषय क्या है? द सेल पुस्तक का क्या है? कोशिका की संरचना, कार्य और व्यवहार, केवल जीन, केवल प्रोटीन, केवल डीएनए। तो 10 सेल पुस्तक का विषय क्या है? हम 10 सेल में किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, किस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सटीक जवाब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैंने कोशिका की संरचना, कार्य और व्यवहार, ये 3 चीज होते हैं। उसमें क्या क्या चीज होती है? कोशिका की संरचना, कार्य और व्यवहार हम 10 सेल में पढ़ते हैं कि कोशिका की संरचना कैसे होती है, कार्य क्या होती है और व्यवहार क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्ल पी स्वान ने यह पुस्तक लिखी थी। कौन? 10 सेल। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि कार्ल पी स्वान द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक थी, तो 10 सेल कहिएगा। ठीक है, यह आधुनिक कैटोलॉजी की मूल पुस्तक है। आधुनिक कैटोलॉजी की मूल पुस्तक, मूलभूत पुस्तक है यह। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज लास्ट क्वेश्चन। कैटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये भी एग्जाम में पूछी गई है कि कैटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में दें। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, फ्रेंच। चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। तो कैटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कैटोस का अर्थ होता है सेल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इस प्रकार कैटोलॉजी का अर्थ हुआ स्टडी ऑफ सेल। यानी कैटोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? स्टडी ऑफ सेल। इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ? ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से ली गई है। तो आज का 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो एग्जाम आवर में पूछी गई है, उस चीज का सारा चीज का संग्रह
ये सब सारा क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी बुक से ली गई है, जो किताब में जो बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। ये सीरीज कैसा लगा आप लोग को? ये जितने भी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ उसको अपने आप से देखिएगा, चेक कीजिएगा, जांचने का प्रयास कीजिए कि हम 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही टिक किए, कितने क्वेश्चन के बारे में जानकारी हुई, कितने नए क्वेश्चन को आपने सीखा। इसके बारे में क्या आप जानते हैं? इस मैंने कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी एनसीईआरटी सबका कंटेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताया जाती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास करें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई जाएगी जो एग्जाम आवर में पूछी गई है, और इसमें वैसा वैसा कंटेंट लाई जाती है जो एग्जाम आवर के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होती है। ये आलतू फालतू का चीज इसमें कंटेंट नहीं डालते, जब भी डालते तो एनसीईआरटी का ही कंटेंट डालते जो एग्जाम आवर में पूछी गई है और जो पूछ सकता है। अतः आप सब प्यारे स्टूडेंट लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे इस सब वीडियो को देखकर, इस सब चैनल पर जितने इम्पोर्टेंट तथ्य को देखकर वो भी एग्जाम उनको निकालने में हेल्प हो, मदद हो, उनको भी पढ़ने में अच्छा मदद हो। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिकांश स्टूडेंटों के पास भेजने का प्रयास करें। लाइक करना न भूलें। अब नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक होंगे, इसमें मैथ का भी कंटेंट डाली गई है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब इसमें एनसीईआरटी का एमसीक्यू मैथ का क्वेश्चन भी लेकर आएंगे नेक्स्ट बार, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास होगी। अब सेल के बारे में बताएंगे कि सेल के बारे में डिटेल से बताएंगे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया कवर क्या, जितने भी उसकी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल से अध्ययन की जाएगी, डिटेल से बताया जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। अतः नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए न भूलें। अतः चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकें, समझ सकें। अतः आज का सेवा समाप्त होती है। जय हिंद।